खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। ये चैप्टर 2 है भारत के भूगोल का। पहली क्लास भारत की नदियां आप पढ़ चुके होंगे। दूसरी क्लास है भारत के भौतिक प्रदेश। जैसा कि आप जानते होंगे भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। खनिज की दृष्टि से जो भौतिक प्रदेश हैं वो दक्षिण भारत के, याद रखिएगा, भौतिक प्रदेश है या प्रदीपी भारत के। उत्तर भारत में खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे इतिहास में भी मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। वो उन्होंने कहा था, उनका एक कथन आता है कि हमेशा जो है दक्षिणा पथ की यात्रा करना चाहिए, उत्तरा पथ की यात्रा नहीं करना चाहिए। उसका कारण भी क्या था? कारण ये था कि दक्षिणा पथ में यानी प्रादीपी पठार क्षेत्र में खनिज की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत के 4 भौतिक प्रदेश के विषय में। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे भारत में जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 15 है। अब 15 में उत्तर प्रदेश में कितना है? 9। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है, उसकी संख्या 20 है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश में 4 क्षेत्रों के विषय हम लोग जानेंगे। यहाँ देंगे सबसे पहले उत्तर के ये पर्वतीय मैदान, उत्तर के पर्वतीय मैदानी क्षेत्र, याद रखिएगा ये पहला क्षेत्र होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये उत्तर के जो है क्षेत्र हो जाएंगे, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र हो जाएंगे। दूसरा प्रादीपी पठार क्षेत्र। प्रादीपी पठार क्षेत्र आप जानते होंगे ऐसा जमीन का भूखा ऐसा खंड जिसके 3 ओर जल हो। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, यानी 3 ओर जल हो और जो स्थल 3 ओर जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रादीपी कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा कर दिया जाए कि कोई जल हो और 3 ओर स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं जो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए उसकी बाद में चर्चा करेंगे, आगे चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे थे भारत के 4 भौतिक प्रदेश। 4 भौतिक प्रदेश के विषय में देखने के लिए पर यहाँ हम लोग देखा जाए सबसे पहले कि ये भारत के समान भूगोल की क्लास चल रही थी और 4 भौतिक प्रदेशों के विषय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र। जैसे आप देख रहे होंगे उत्तर के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र खनिज नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देख रहे होंगे प्रादीपी पठार क्षेत्र और ये होगा प्रादीपी पठार क्षेत्र। तीसरा आप देखिएगा हम लोग जो क्लास लेंगे तटीय मैदान और द्वीप समूह क्षेत्र। तटीय मैदान ये आप जानते होंगे भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं भारत के तटीय राज्यों में, जिसमें तमिलनाडु क्या है? कॉमन है, याद रखिएगा। यानी इन तटीय क्षेत्रों के विषय में पढ़ेंगे और जो है द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इनको लोग के विषय में पढ़ेंगे। और चौथा हम लोग क्लास लेंगे मरुस्थल क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे, यानी अपना मरुस्थल थार मरुस्थल जो आधा पाकिस्तान में पड़ता है आधा राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला अगर कोई मरुस्थल है तो अपना थार मरुस्थल, याद रखिएगा। थार मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी जो है थार मरुस्थल है। तो खैर इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जैसे चैप्टर आएगा। हम लोग शुरू करते हैं पहला भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के विषय में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनी हुई बात और संभाल के रखी हुई वस्तु कभी न कभी काम जरूर आती है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहिएगा और कम शब्दों में, यानी याद रखिएगा कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया गया है। अब ये आपको एक चीज मैं समझा रहा हूं, याद रखिएगा कोई जमीन से समुद्र के तल से, याद रखिएगा, यानी कहा जा सकता है कि जो है तल से जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर हो, तल से जिसकी ऊंचाई क्या हो? 1000 मीटर हो और जिसमें ऐसे पर्वत पाए जाए, नुकीला ऐसे ये चोटी पाया जाएगा, याद रखिएगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जो है माउंट बोलेंगे, इसे पर्वत बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये नुकीला होता है 1000 मीटर और ऊपर से क्या 1000 से 500 मीटर, याद रखिएगा, जो क्षेत्र होता है जिसमें ऐसे ऐसे पर्वत कुछ होते हैं, देखे होंगे कुछ पर्वत ऐसे होते होंगे जिसमें ये चोटी नहीं होता होगा, याद रखिएगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यानी कह सकते हैं 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर और 1000 के और 800 के बीच में, ये 1800 के बीच में ये पहाड़ी, और 500 से, याद रखिएगा, जो है 800 के बीच में, यानी 500 से 800 के बीच में पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र कैसा होता है? ऐसे देखिएगा अंडाकार वाला क्षेत्र होता है। जैसे कहा जाता है अंडा स्थलाकृत के अनुसार जो है अंडों की जो है घाटी किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर कहा जाता है। और उसके नीचे के क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। ये कम पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? उत्तर के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं, लेकिन अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 सिद्धांत के विषय में आपको जानना होगा। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत, याद रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में क्या आएगा? इस किसने दिया था? तो आइजैक और हैरी हेस ने दिया था, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा हम आपको बताएंगे
कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके जनक कौन है? कोबर हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत याद रखिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपके एग्जाम में पूछ दे भूकंप आने का कारण क्या होता है, आपको आंसर क्या देना है भूगोल के अनुसार, ज्योग्राफी के अनुसार, कि जो है भूकंप आने का प्रमुख कारण होता है पृथ्वी के अंदर प्लेटों के आपस में टकराना, खिसकना, ये भूकंप आने का कारण होता है। एक और प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल में ही चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से घोषणा किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर से 8,848 मीटर से अब 8,850 मीटर हो गया है, यानी 2 मीटर बढ़ गया है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि माउंट एवरेस्ट के 2 मीटर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है? प्लेटों के खिसकने के कारण। याद रखिएगा, जैसे किसी चुंबक को यदि हम लटका दें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमेशा वो जाएगा, यानी जो प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर वो भी उत्तर से दक्षिण की तरह हैं। जो कहा जाता है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि बड़े बड़े जो है वो लोहे के बने हुए हैं, बड़े बड़े जो है चुंबक के बने हुए हैं। तो उस प्लेटों के घिसकने के कारण जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? आइजैक एंड हरी ने दिया था। इनके विषय में आइए थोड़ा सा हम लोग देखा जाए कि जो है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत में आइजैक और हरी क्या कहते हैं। ये कहते हैं प्लेटों के खिसकने के कारण, याद रखिएगा, हिमालय का या पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। एक तो आप याद रखिएगा जो हिमालय क्षेत्र भारत में है, भारत में जो हिमालय क्षेत्र है वो पूरब में क्या है, ये पूरब में आप देखेंगे तो ऊंचाई अधिक मिलेंगे आपको, ठीक है। और इधर जैसे जैसे पश्चिम में आएंगे तो चौड़ाई अधिक मिलेंगे, ठीक है। उसको आगे इसको डिटेल बताएंगे कारण क्या है। यहाँ हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटों के खिसकने के कारण जो है हिमालय का निर्माण हुआ। कैसे हुआ देखिएगा, ये कहते हैं प्लेटों के संचलन 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है अभिसारी संचलन, यानी जब प्लेटें, याद रखिएगा, आमने सामने हो, जब प्लेटें ऐसे, एक प्लेट ऐसे आए और एक प्लेट ऐसे आए, जैसे कि रामायण महाभारत में देखते होंगे जब 2 लोग युद्ध लड़ते हैं तो 2 तीर आता है, यानी जब प्लेटें आपस में है तो उसे अभिसारी संचलन कहते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं कि अभिसारी संचलन यानी प्लेटों, जब प्लेट एक ऐसे हो और एक प्लेट ऐसे उल्टा हो तब क्या होगा? अपसारी संचलन होगा। लेकिन प्लेटों का दिशा एक में हो, याद रखिएगा, या तो दिशा ऐसे हो प्लेट का या ऐसे हो तो उसे क्या कहेंगे? समान संचलन दिशा कहेंगे। और याद रखिएगा ऐसे प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो भूकंप होगा, और भूकंप के कारण कुछ स्थिति क्या होगी? ऊबड़ खाबड़ होगा, ऊबड़ खाबड़ स्थान से जो है पर्वत का निर्माण होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो निकल सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला चीज नोट में क्या निकल रहा है कि 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, क्योंकि आज भी प्लेटें टकरा रही हैं जिससे हिमालय में वृद्धि हो रही है। दूसरा आप क्या देखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं, अभी हमने इसकी चर्चा किया था। तीसरा क्या देखना है, अगर आपकी कहीं एग्जाम में कहीं प्रश्न आ जाए अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो समझ जाइए जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है उसे अवशिष्ट पर्वत यानी बूढ़ा पर्वत कह सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वत की बात आए तो क्या समझेंगे? जैसे कोई यंग व्यक्ति हो, उसका जीवन हो, नवीन मोड़दार पर्वत है। और भारत किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा, भारत हिस्सा है। इसी क्रम में आगे हम जब देखेंगे तो दूसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। इसके जनक कौन है? कोबर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके विषय में आप जानते होंगे कि नदियां अपने साथ जल को तो लेकर चलती ही हैं, जल के साथ साथ जो है धूल, कंकड़, बालू, पत्थर और जीवाश्म भी लेकर चलती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कोबर क्या कहता है कि जब भारतीय प्लेटें और यूरोपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण हिमालय का जो है निर्माण हुआ। इसको समझने के लिए पहले एक चित्र के माध्यम से समझ लिया जाए। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम आपको इंडिया का नक्शा बनाते हैं, इंडिया का नक्शा हम लोग ऐसे बना देते हैं और हम आपसे कहें यूरेशियन जैसे, इसको बात को समझिएगा, जैसे यूरोप है, जैसे यूरेशिया शब्द है, यूरेशिया शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? रूस के लिए, क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को और उसका कुछ पश्चिमी क्षेत्र जो है यूरोप में पड़ता है। वैसे रूस जो है एशिया का हिस्सा है, एशिया में पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है उसका जो है यूरोप में पड़ता है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे प्राचीन भारत में बहुत पहले जाएंगे तो याद रखिएगा फिर दूसरी कहानी होगी। यहाँ हम बस आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं कि अगर वैज्ञानिक क्या कहते थे कि अगर ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मात्र एक ही स्थल था, उस स्थल का नाम क्या था? पैंजिया नाम था, और एक ही सागर था जिसका नाम क्या था? पैंथालासा नाम था, याद रखिएगा। और धीरे धीरे प्लेटों के टकराने के कारण ये जो पैंजिया था ये 7 भागों में बट गया, और ये पैंथालासा था ये आपको 5 भागों में बट गया, यानी ये 5 महासागर हुआ और ये जो है महाद्वीप हुआ। यहाँ हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ देखिएगा ये जो प्लेटें हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये भारतीय प्लेटें हैं, याद रखिए। कौन सी प्लेटें हैं? भारतीय प्लेटें हैं। और इस भारतीय प्लेटों में आप देख रहे होंगे ये एक सागर है यहाँ पे, इसका नाम है टेथिस सागर। इसके विषय में भी एग्जाम में आ चुका है। यहाँ का भी एक सागर रहता था जिसके टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। और यहाँ आप देखेंगे ऊपर साइड में, तो यहाँ से जो
प्लेटें जो आ रही हैं ये यूरेशियन प्लेटें हैं, याद रखिएगा यूरेशियन प्लेट इसका नाम रखा गया है। और ये प्लेटें जब आपस में टकराई तो टकराने के बाद होता क्या है, अभी हमने आपको चर्चा किया कि ये जो जल है, ये जो नदी है, तो नदी अपने साथ क्या कर रहा है, पानी के साथ साथ जीवाश्म, बालू, कंकड़, पत्थर, कई चीजों के लेके ये कचरा लेके बह रहा है। और जब ये आपस में टकराएगा तो क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। और जैसे उठने के कारण जो है ये हिमालय का जो है ऐसे निर्माण होता है। याद रखिएगा इधर चौड़ाई अधिक है, इधर लंबाई अधिक है। इसी को याद रखिएगा कोबर का सिद्धांत कहा जाता है। इसको लिखित रूप से समझा जाए, अंत तक बने रहेगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा इसमें देखिएगा कोबर क्या कहता है, जहां जहां नदी अपना जल व अवसाद गिराती है उसे भूसन्नति कहा जाता है। याद रखिएगा नदी पानी के साथ साथ रेत, पत्थर, अवसाद लेकर प्रवाहित होती है। अवसादों के जमा होने से मलबा बनता है और यूरेशियन प्लेटें भारतीय प्लेटें के टकराने से जो मलबा बना उसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको हम बताएं, जैसे आपके यहाँ दीवार अगर कहीं बनता हो, आप ध्यान से देखिएगा मिस्त्री क्या करता है, मिस्त्री एक ईंट रखा, नीचे फिर क्या करता है, सीमेंट रखता है, फिर एक और ईंट ऐसे रखता है, तो उसके जब दबाव पड़ता है तो सीमेंट उस दोनों ईंट को पकड़ लेता है और जो एक्स्ट्रा मसाला होता है ऊपर फेंक देता है। देखे होंगे कभी आप, फिर से समझा दे रहे हैं। एक ईंट अगर मिस्त्री रखा आपका, राजगीर मिस्त्री, और फिर यहाँ सीमेंट रखता है, सीमेंट लगाया, फिर एक और ईंट जैसे यहाँ रखा और प्रेशर देता है। जब प्रेशर देता है इधर से ही प्रेशर, तो ये क्या होता है, ये जो मसाला एक्स्ट्रा जो होता है वो बाहर ऐसे निकला, देखे होंगे। इसी से हिमालय का जो है निर्माण हुआ, यही कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये क्लास हम लोग आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत के विषय में जाना जाए, कुछ महत्वपूर्ण था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहली चीज, हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। अभी आपको बताया गया था, चोटी के साथ साथ जिस पर्वत में घाटी का निर्माण होता है उसे नवीन मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला हिमालय है, याद रखिएगा। और हिमालय के कौन सा शिखर है, माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा कहाँ है, नेपाल और चीन के बीच में है। कितनी ऊंचाई है, तो 8,850 मीटर है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा K2 गाडविन ऑस्टिन, वो भी भारत में ही है, भारत पाक अधिकृत क्षेत्र में, लेकिन भारत मानता है। और तीसरा पूछेगा तो कंचनजंगा सिक्किम में है। यानी दो ऊंचे पर्वत पूरे विश्व में कहाँ है, भारत में ही है। और इसकी चर्चा भी आगे हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे एंडीज पर्वत, यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत, याद रखिएगा हिमालय यहाँ जो है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, याद रखिएगा। हिमालय के पूर्व में ऊंचाई अधिक होता है, जैसा हमने आपको बताया, और पश्चिम में चौड़ाई अधिक होता है। ठीक है, ये कोर्स हम है आपको ले लेना चाहिए। ये 2,000 रुपए का कोर्स है, मात्र 999 में भी दिया जा रहा है। 1 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी है, यानी 1 वर्ष तक पर डे आपको जो है 9 से 11 याद रखिएगा टेस्ट मिलेगा। चाहे किसी भी आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, और इसमें डेली जो है टेस्ट मिलता है आपको, वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, थियरी, सॉल्वर कंप्लीट आपको जो है पैकेज इसमें मिलेगा। 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा, प्लस मेरा इसमें गाइडलाइन रहेगा। याद रखिएगा कंप्लीट चीजों को मैं पढ़ा लिखा के ऐप के अंदर रटवा भी दूंगा। और ये स्पेशल क्लास एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी के लिए बनाया गया है। लेकिन आप चाहें तो किसी भी जीएस की तैयारी कर रहे हो, अपनी आजमाइश आके इस टेस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, टक्कर बैच नाम है, याद रखिएगा। सुबह 8 से 9 पर डे लाइव क्लास चलता है। अगर आप ये क्लास देखने के बाद अब चाहें तो पर डे सुबह 8 से 9 लाइव क्लास को भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर आपको करना चाहिए। और ये अभी 50% डिस्काउंट के साथ, याद रखिएगा, बुक चल रहा है। 50% डिस्काउंट प्लस डिलीवरी चार्ज भी आपको नहीं देना है, बिल्कुल सस्ते में। याद रखिएगा दूसरा एडिशन है 2025 का, ये बुक दिया जा रहा है। और ये दोनों आप चाहें तो ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, 50% याद रखिएगा डिस्काउंट है, प्लस डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। और आप चाहें तो जल्दी से इसे ले सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, चाहे तो examsiddhi.com मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो है ये जो लोग नए हैं, नहीं जुड़े हैं, इसमें जुड़ जाइए। पर डे फ्री में टेस्ट होता है, याद रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। सभी वीडियो के लिंक और सूचनाएं एग्जाम संबंधित दे दी जाती हैं। आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको इसमें जुड़ जाना चाहिए, टेस्ट को भी जरूर ले लेना चाहिए। आइए क्लास हम लोग देखते हैं आगे। और यहाँ हम लोग देखेंगे हिमालय के प्रकार। हिमालय के प्रकार में देखेंगे हिमालय को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं समझेंगे तो हिमालय संबंधी जो भी तथ्य एग्जाम में आ जाएंगे आप नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा सबसे ऊंचा पर्वत K2 जो है गाडविन ऑस्टिन किस जो है हिमालय में आता है, तो याद रखिएगा वो ट्रांस हिमालय में आता है।
पूछ दे कि कंचनजंगा किस में आता है तो बृहद हिमालय में आता है। तो ये चीज जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। यानी हिमालय के प्रकार में 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पहला क्या नाम है, ट्रांस हिमालय, दूसरा क्या नाम है, बृहद हिमालय या महान हिमालय पर्वत, तीसरा याद रखिएगा लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक पर्वत। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के विषय में डिटेल हम लोग जो है क्लास लेते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो है ट्रांस हिमालय के विषय में पढ़ रहे हैं, याद देखिएगा। लेकिन ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं तो ये किसका भाग पढ़ रहे हैं, भारत के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उसमें जो पहला भौतिक प्रदेश है, याद रखिएगा, हिमालय और मैदानी क्षेत्र जो है उत्तर भारत का, उसके विषय में पढ़ रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली वाला पढ़ रहे हैं, और पहले में सबसे पहले जो हिमालय के 4 प्रकार हैं उसमें ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ने रहे हैं। इसके बाद बृहद हिमालय पढ़ेंगे, लघु हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिवालिक हिमालय को हम लोग पढ़ा जाएगा। ट्रांस हिमालय देखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः 3 पर्वत आते हैं। कौन कौन, काराकोरम पर्वत, उसके बाद लद्दाख पर्वत, उसके बाद जो है जास्कर पर्वत। एक अक्सर एग्जाम में आपके जो है एक क्वेश्चन आता है कि श्योक नदी किन 2 पर्वत के बीच में है, तो क्या आंसर देंगे, श्वेक नदी जो है काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच में है। ये क्वेश्चन आप जान जाइएगा। दूसरा प्रश्न कई बार आ चुका है कि जो है सिंधु नदी किन 2 पर्वत के बीच में है, तो याद रखिएगा लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में सिंधु नदी है। 2 क्वेश्चन यहां से देख लीजिएगा। और काराकोरम के विषय में जो आपके एग्जाम में पूछता है, यहां आपको हम बता रहे हैं। माउंट केटू गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भी हमने आपको चर्चा किया। एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। यानी आपके एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को, याद रखिएगा, जो है एशिया का रीढ़ कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत को एशिया का रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ससामी ग्लेशियर है, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक ऊंचा सैनिक अड्डा कौन सा है, सियाचिन, याद रखिएगा, ग्लेशियर है। काराकोरम पर्वत पर एक दर्रा है जिसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम का प्राचीन नाम कृष्णागिरी पर्वत या काराकोरम को चीन में कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से बृहद हिमालय, यानी हम लोग क्या किए, जो है ट्रांस हिमालय के विषय में देख लिए, और हम लोग जो है बृहद हिमालय के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के विषय में प्रश्न नहीं आते हैं, इसी के विषय में ज्यादा आते हैं। बस आप ये याद रखिएगा, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में कौन सी नदी है, सिंधु नदी, और श्योक नदी लद्दाख पर्वत और काराकोरम पर्वत के बीच में है। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बृहद हिमालय के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, यानी दूसरा इसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें आइए देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना है। तो बृहद हिमालय को उच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण गर्मी कम रहता है, इसलिए वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्वत आते हैं। पहला कामत पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। दूसरा केदारनाथ पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। तीसरा बद्रीनाथ पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है। चौथा नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड की है। किस जिले में है, चमोली जिले में है, और चमोली जिले में ही फूलों की घाटी है। 2 घाटी के विषय में याद रखिएगा, एक शांत घाटी, तो शांत घाटी कहाँ है, याद रखिएगा केरल में है, और फूलों की घाटी याद रखिएगा कहाँ है, फूलों की घाटी जो है चमोली में उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ है, पलक्कड़ जिला में, याद रखिएगा पलक्कड़ जिला केरल में है। ठीक है। चौथा आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है, सुमेलित करिए, और इधर पर्वत का नाम दे देगा, इधर राज्यों के नाम दे देगा, आपको सुमेलित करना होगा। इसलिए बेस से, बिल्कुल बेस से पढ़ा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और याद रखिएगा इसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो आप इसको बेस से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, सब नोट्स बनाइए। नहीं बना पा रहे हैं, 1-2 बार देखिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को भी तो जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर कर लीजिए, ताकि जो है मोटिवेशन बने, मुझे अधिक से अधिक लोग देखें और इससे भी अच्छी क्लास आपको समय समय पर लाते रहें। चौथा क्या है, पूछ सकता है धौलागिरी पर्वत कहाँ है, नेपाल में है। और जो है मनालू पर्वत कहाँ है, जो है नेपाल में है। गौरी शंकर पर्वत कहाँ है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल और चीन के बीच में है। मकालू पर्वत नेपाल में है। और कंचनजंगा पर्वत सिक्किम और नेपाल के बीच में है। भारत में बृहद हिमालय में सर्वोत्तम ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा है। ठीक है। याद रखिएगा, हाइप बटन भी जिसके में आ रहा हो, हाइप बटन भी दबा सकते हैं आप। बृहद हिमालय के दर्रे याद रखिएगा, ये दर्रे आपको डिटेल एक दर्रे की क्लास आगे चलेगी, वहां बताएंगे। लेकिन
बृहद हिमालय में जो दर्रे आते हैं उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला आप देखेंगे बुर्जिला दर्रा किसके बीच में है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जोजिला दर्रा याद रखिएगा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वारालच्चा दर्रा क्या करता है, चेनाब नदी निकलती है। आपको भी बताया गया था जो है करंट की क्लास में, चेनाब नदी पे कौन सी पुल है, विश्व की सबसे ऊंची पुल शिवकिला ला दर्रा याद रखिएगा, सतलज नदी और इसी दर्रे से प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा, मनाला दर्रा, नितला दर्रा उत्तराखंड से तिब्बत को याद रखिएगा ये जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे लघु हिमालय, यानी तीसरा हम लोग किसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं, लघु हिमालय के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपने देखा हम लोग क्या किए, ट्रांस हिमालय के विषय में पढ़े हैं, बृहद हिमालय के विषय में पढ़े, और तीसरा हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं लघु हिमालय के विषय में क्लास लेने जा रहे हैं। तो लघु हिमालय के विषय में देखिए क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा लघु हिमालय का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और नेपाल में है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबके विषय में 2-2 मिनट इसको देख लिया जाए। पीर पंचाल यानी जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय है उसे पीर पंजाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल जो है पर्वत के बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। पीर पंजाल पर्वत में डल झील, उलट झील और श्रीनगर शहर है। करेवा मिट्टी पाया जाता है जिस पर केसर की खेती होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, याद रखिएगा। यानी पीर पंजाल पर्वत में ही जो है करेवा मिट्टी पाई जाती है जिसपे केसर की खेती होती है। आपके एग्जाम में पूछ दे करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बर्फ के निक्षेपण के कारण याद रखिएगा करेवा मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद रखिए लघु हिमालय कहाँ फैला हुआ है, जो है दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में धौला पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। धौला पर्वत पर शिमला, धर्मशाला, डलहौजी शहर नामक पर्यटक स्थल है। आप जानते होंगे जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला है, ठीक है। तीसरा देखेंगे आप उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो है लघु हिमालय को मसूरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। मसूरी पर्वत पर रानीखेत, दून घाटी देहरादून, ताल घाटी नैनीताल व फूलों की घाटी चमोली है। और नेपाल से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, बस ऐसे जानिएगा जो लघु हिमालय जो नेपाल में है उसे महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब देखेंगे चौथा जो है शिवालिक पर्वत श्रृंखला के विषय हम लोग देखने जा रहे हैं। और तीसरा हम लोग अभी देखें हिमालय का सबसे नवीन भाग जो है वो कौन सा है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी आ सकता है, भी आकार की घाटी को गार्ज कहा जाता है जैसे सिंधु गार्ज। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हम लोग का किस पर्वत क्षेत्र में रहते हैं, तो याद रखिएगा शिवालिक पर्वत क्षेत्र में हम सब जो है रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। पूर्व में दिहांग गार्ड से पश्चिम में सिंधु गार्ड तक शिवालिक पर्वत याद रखिएगा फैला हुआ है। यानी कह सकते हैं दिहांग गार्ड जो अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिम में सिंधु गार्ड के बीच में जो क्षेत्र है वो शिवालिक पर्वत है के क्षेत्र में आता है, हिमालय में आता है। जैसे हम लोग का क्षेत्र है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश या अन्य का क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें से नोट कर लीजिएगा। नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पॉइंट क्या है, बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ग्लेशियर याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर है। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी और विश्व की सर्वोच्च दूसरी चोटी या K2 गार्डविन ऑस्टिन है जो ट्रांस हिमालय में है। ये प्रश्न आ चुका है कि गार्डविन ऑस्टिन किसमें है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। चौथा पॉइंट आप इसमें से देखेंगे कि परीक्षा में याद रखिएगा, लेकिन परीक्षा में हिमालय पर्वत सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछे तो बृहद हिमालय समझना है, अर्थात कंचनजंगा। यानी आपसे पूछे कि सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो किस हिमालय में आता है, तो बृहद हिमालय में आता है। K2 गार्डविन ऑस्टिन किस में आता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। माउंट राकापोसी चोटी विश्व की सबसे नुकीली चोटी है जो लद्दाख पर्वत पर है। भारत की सर्वोच्च चोटियां याद रखिएगा, और यहाँ आप देखेंगे विश्व की सर्वोच्च चोटियां दो आप जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत की सर्वोच्च चोटियों के विषय में देखा जाए जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा आपके एग्जाम अगर पूछ दिया कि भारत की सर्वोच्च चोटियों का क्रम लिखित है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, याद रखिएगा तो भारत प्रथम स्थान पे K2 गार्डविन ऑस्टिन, याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर रिपीट कर दे रहे हैं, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटियों में दूसरे स्थान पे कंचनजंगा है। ये कहाँ है, ये सिक्किम में है। और ये कहाँ है, ये भारत और
पाक के बीच में जो अधिकृत क्षेत्र याद रखिएगा वहां है, और कंचनजंगा सिक्किम में है, ये बृहद हिमालय कहलाता है। तृतीय स्थान नंगा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर में आता है। अब आते हैं हम लोग विश्व के, देखा जाए विश्व की सर्वोच्च चोटियों में, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि विश्व की सर्वोच्च चोटियों का क्रम क्या है, विश्व की सर्वोच्च दूसरी चोटी कौन सी है, तो यहाँ आप देखेंगे प्रथम स्थान पे माउंट एवरेस्ट आता है, नेपाल चीन में है, आप जानते भी होंगे। दूसरे स्थान पे केटू गार्डविन आता है, और तीसरे स्थान पे कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से नोट याद रखिएगा, नोट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जो अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पीर पंचाल पर्वत है। लघु हिमालय की ऊंचाई कम होने के कारण तापमान अधिक होता है, जिससे वर्षा अधिक होती है, परिणाम स्वरूप वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, जिससे वहां घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घास के मैदान पर पाई जाने वाली जनजाति जो पशुपालन का कार्य करती है, उसे चलवासी जनजाति के नाम से जाना जाता है, जैसे भूटिया जनजाति, गुर्जर जनजाति, बकरवाल जनजाति आदि। भारत में घास के मैदान को गुलमर्ग, टर्नमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, द्वार आदि के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत के विषय में याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है। आप ये देख रहे होंगे चित्र में, इसे क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 8 है। सबसे छोटा पूछेगा तो देखेंगे आप यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा राज्य है, सिक्किम है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा कौन सा, ये 6ठे नंबर पर देख रहे होंगे, असम। सबसे बड़ा कौन सा होगा, असम। इसे 7 बहनों का राज्य भी कहा जाता है, एक भाई है सिक्किम, याद रखिएगा, यानी 8 ग्रुप है। इसके विषय में आपसे मैं बता दूं, अगर मैप से क्लास पूछे भारत के मैप के विषय में, तो ये पूरा जो है आपके दिमाग में इसकी फोटो छपी होनी चाहिए। यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग आते हैं, भारत के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, किसके, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। जैसे सिक्किम अगर पूछे, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसे नेफा राज्य के नाम से भी जाना जाता है, पूछ सकता है नेफा राज्य किसे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, यानी पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, असम। उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, जो है 1 लाइन परमिट जो है लेके जाना पड़ता होगा, आप जानते भी होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी है, 8 है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे छोटी राज्य कौन सा है, सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य पूछ दे, असम। नागालैंड में याद रखिएगा नागा पहाड़ी है। मिजोरम में याद रखिएगा मिजो पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी है। मणिपुर में याद रखिएगा मणिपुर पहाड़ी, किससे, बराक नदी निकलती है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा झील लोकटक झील है, जिस पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे भारत का तैरता हुआ पार्क के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम में मिकिर पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, बरेल पहाड़ी पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में अर्धसदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है। मौसिन राम, कृषि संबंधित कार्य कम होता है, क्योंकि मृदा की कटाव ज्यादा होता है। पूर्वोत्तर भारत में अधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन की समस्या होती है, जिससे कृषि कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। कृषि हस्तांतरण या झूमिंग कृषि को एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, उसे झूमिंग कृषि या गारो खासी जनजाति करती है। गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, लेकिन झूमिंग कृषि सबसे अधिक नागालैंड में होती है। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। अब आपको हमने अभी दिखाया था फोटो जो है मैप में, कि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। सबसे अधिक याद रखिएगा जैव विविधता अधिक होने के कारण, सबसे अधिक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैव विविधता अधिक होने के कारण, और जो है लौटते हुए मानसून के कारण भी कर सकते हैं, और जो है कई कारणों से बादलों के आपस में टकराने से अक्सर वहां पानी जो है अधिक, वर्षा अधिक होता है। वर्षा अधिक होने के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के जाना, किसी कारण से भी चले जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। तो मान लीजिए जैसे ये पर्वत है, और इस पर्वत में अगर ये पर्वत है, अब अगर बारिश होता है तो आप बताइए कि अगर यहाँ बारिश हुआ तो सभी मिट्टी कहाँ आएगा, यहीं आएगा ना, सभी मिट्टी यहाँ आएगा। यहाँ बारिश हुआ सभी मिट्टी यहाँ आएगा, या कहीं बारिश होगा तो सब मिट्टी क्या हुआ, यहीं आएगा। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ ये लोग खेती करते हैं, और यहाँ की उपजाऊ जो समाप्त हो जाता है, फिर यहाँ चले आते हैं, फिर यहाँ चले आएंगे, तो कभी यहाँ चले आएंगे। इतनी अधिक जमीनें हैं कि एक जगह वो पॉसिबल नहीं है को खेती कर पाए। इसी को झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना
जाना जाता है, अभी आगे क्लास में बताएंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग जो है नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मोटा मोटी आप जानिए कि झूमी कृषि यानी जगह जगह खेती करना स्थानांतरण कृषि कहलाता है, झूमी कृषि कहलाता है। सबसे अधिक नागालैंड में होता है। ईसाई धर्म के लोग भी सबसे अधिक कहाँ है? नागालैंड में है। लेकिन याद रखिएगा झूमी कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? तो मेघालय की जनजाति है, गारो खासी जनजाति। मेघालय में एक पर्वत भी है, गारो पर्वत, याद रखिएगा, जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। और उसके बाद खासी पहाड़ी जहाँ पे महसिन राम है। तीसरा जयंती पहाड़ी, याद रखिएगा, ये भी मेघालय में है, ये आपको जानना चाहिए। आगे क्लास में हम लोग देखते हैं कि चैप्टर याद रखिएगा, इसमें जो है महेंद्रगिरी आपके एग्जाम में पूछे कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा, यानी कि महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, पूर्वी तट का सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी कहाँ है? केरल में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी दूधाबेटा चोटी है, जिस पर प्रसिद्ध जो है ऊंटी स्थल है। ध्यान से देखिएगा, अब इसका चित्र भी बना रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर पूछेगा पूर्वी तट पे, याद रखिएगा, पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। अगर पूछेगा कि दक्षिण तट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी, इसीलिए अनाईमुड़ी को दक्षिण का माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूधाबेटा चोटी, जिस पर प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जो है ऊंटी है। और याद रखिएगा टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर ही पाई जाती है, गोरे रंग के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है। कार्डमम पर्वत इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र पर्वत, याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है कुलसीबाई है, याद रखिएगा, जो हरिश्चंद्र पर्वत की है। बाबा बुदन पर्वत धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। मेघालय में गारो खासी नोकरेक चोटी, खासी पर महसिन राम और जयंती पहाड़ियां हैं, ठीक है। और जो है ये चैप्टर इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। जल्द ही चैप्टर 3 लेकर आएंगे, भारत का भूगोल। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर आप हाइप करिएगा, लाइक से साथ हाइप करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और जो लोग बाद में आए हैं टेस्ट लेना चाहें ले सकते हैं, मात्र 999 में 1 साल के लिए आपको ढेर सारे नंबर जीएस में बढ़ सकते हैं। ये एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रभुता, जीडीसी के लिए है। निश्चित ही आपके नंबर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेना चाहिए। और ये 50% डिस्काउंट के साथ जो है डिलीवरी चार्ज फ्री है, ये भी पुस्तक आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, फ्री में टेस्ट होता है, इसमें जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। इतने देर तक आप सब लोगों ने मेरे क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी तीसरे चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।